मार्केट में काफी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कि आगे क्या लगता है, आउटलुक क्या है। और जब आप अर्निंग देखते हो, वो पिछले 2-3 क्वार्टर से अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल चल रही थी क्योंकि आपके इकोनॉमी में थोड़ी सी, बट एज अ फंड मैनेजर जो वोलेटिलिटी होती है वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है। तो पब्लिक को हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म समझना चाहिए रादर देन की शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के हिसाब से। ये 3-4 सेक्टर जो डोमेस्टिकली ड्रिवन सेक्टर हैं, ये अच्छे दिखते हैं। इस थीम में, इस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, पर फिर भी क्या ये सही समय है एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लॉन्च करने के लिए? अगर आप देखो 91 ट्रिलियन 91 ट्रिलियन का मार्केट कैप है और उस 91 ट्रिलियन के मार्केट कैप में अनुमानन 40 से 45% आपके अपार्ट फ्रॉम बैंक के मार्केट कैप। इस स्कीम में भी आपकी जो अप्रोच है वो फोकस रहेगी। मेरा स्टाइल है एक मल्टी कैप फंड मैनेजर का स्टाइल है। ऐसा कोई बड़ा रिस्क आपने लिया हो और सोचा कि रिस्क लिया और उसका बहुत फायदा हुआ है? अब बॉम्बे में जिस दिन पहले दिन आया उस दिन मैं लोकल ट्रेन में बैठा था और लोकल ट्रेन से गिर गया। मैं अगर जानना चाहूँ पर्सनल लाइफ के बारे में, सुबह उठकर सबसे पहले क्या आप टी, कॉफी, उस पर आपका ध्यान जाता है या फिर सबसे पहले मार्केट? तो मेरा ये मानना है कि दिन भर का 30 से 45 मिनट हर इंसान को अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ी दिन के लिए भी खाली रखते हो, थोड़ी देर के लिए भी खाली रखते हो, तो आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स आने चालू होते हैं। एक बुक है जो वेल्थ जनरेशन के लिए, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, एक बुक है एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दोस 2 बुक्स हैव चेंज्ड माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ माय थिंकिंग। इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इस तरह के फंड्स में निवेश करना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट पर, साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज इस थीम में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का NFO लॉन्च हुआ है जो कि 27 जनवरी से 10 फरवरी तक ओपन रहेगा। तो उस पर भी बात होगी और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज खास मेहमान। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, आप देख रहे हैं फंडामा, और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर संदीप जैन मेरे साथ में चर्चा में भाग लेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बात करूं स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सर्विसेज की, उससे पहले क्योंकि मार्केट में काफी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कि आगे क्या लगता है, आउटलुक क्या है? देखिए मतपाल जी, अगर मैं मार्केट की वोलेटिलिटी की बात करूं जी, मैं 20 सालों से इस मार्केट में हूं। ठीक है। और मैंने मार्केट में कई तरह की वोलेटिलिटी देखी है। यस, करंट आउटलुक, थोड़ा सा जो आउटलुक है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हम बोल रहे हैं जी, आप यूक्रेन, रशिया और बाकी अदर कंट्रीज़ के जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, जो हमारा टैरिफ वॉर वगैरह चल रहा है, उसके कारण से काफ़ी इम्पैक्ट आया है मार्केट में। उसके कारण से आपके आउटफ्लोज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो आउटफ्लोज कर रहे हैं, वो काफ़ी बढ़े भी हैं। ठीक है। और उस कारण से क्या होता है कि हमारे स्टॉक के मल्टीपल गिर जाते हैं। और दूसरा, अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अर्निंग। ओके। और जब आप अर्निंग देखते हो, वो पिछले 2-3 क्वार्टर से अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल चल रही थी क्योंकि आपके इकोनॉमी में थोड़ी सी ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट आई थी और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अर्निंग थोड़ी ज़्यादा थी और वो आपके अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल चल रही थी। अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि Q3, Q4 ऑनवर्ड से आपकी डाउनग्रेड साइकिल आपके रुक गई है। ओके, राइट। अगर डाउनग्रेड साइकिल रुक गई है तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस बने हुए हैं which will be largely same. आपके डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर्स में आपके अर्निंग एक्सपेक्टेशंस में अब ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं लगता है। 1-8% इधर उधर हो सकता है, बट ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं लगता है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि कब आपके जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आपके अलाइन हो। ठीक है, वो देखिए वो एक अननोन फैक्टर है। पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो ही रहा है और अभी भी हम काफी न्यूज देख रहे हैं इस मगर अगर इन सब चीजों में देखें तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज डन वेल। ये साल मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी मोर ऑफ अ सेक्टर रोटेशन।
आपके जो सेक्टर चेंज करते हो ना, और सेक्टर रोटेशन वाला साल बहुत ज्यादा है, और उस सेक्टर रोटेशन में अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर्स हैं दैट कैन डू वेल कंपेयर टू द एक्सपोर्ट सेक्टर। सो जो आपके डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर, जो आपके आज जैसा आपने बोला BFSI हुआ, या जो सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि GST कट करने के बाद ऑटोज के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, दोज सेक्टर्स कैन डू वेल रादर देन द एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर। सो यस, जो मुझे दिख रहा है कि अभी बजट भी आ रहा है, अभी टैरिफ सिचुएशन भी ठीक नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी यही रहे। बट इन्वेस्टर को मैं ये हिदायत दूंगा कि देयर इज अ सेइंग दैट यू मेक मनी not timing the market. You make money to spend time in the market. True. That's true. So volatility will continue, but as a fund manager, जो volatility होती है वो हमें opportunity देती है। True. और जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये नियर टर्म वोलेटिलिटी के आसपास, तो मार्केट ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव रहता ही है। कल को कुछ न्यूज़ आ जाती है, मार्केट ऊपर नीचे चढ़ता है, मगर आप 3 साल 5 साल का अगर व्यू लेके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू मेक अ डिसेंट रिटर्न। Okay. तो मार्केट पे तो बहुत पॉजिटिव है, बट जैसे आपने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या न्यूज़ आती है, कोई क्या कहता है, उसके आधार पर मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाली स्थिति रह सकती है। सो अर्निंग्स में हम पॉजिटिव हैं। करेक्ट। अर्निंग्स में हम सही बोल रहे हैं कि अब डाउनग्रेड साइकिल जो है वो लार्जली ओवर होती जा रही है। ठीक है, जो हम देख रहे हैं डाउनग्रेड साइकिल लार्जली ओवर होती जा रही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, ऐसे आपने बोला, हाँ, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है ना फिर इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अगर ऐसा वक्त है जहां आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस के हिसाब से बात करें, अर्निंग्स के हिसाब से बात करें और सही समय है, तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी बन गई। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे सबसे पहले जियोपॉलिटिकल रिस्क स्टार्ट हुआ था आपके 2022 में, जब यूक्रेन और रशिया के साथ वॉर हुआ था। 2022 से लेके अगर आप 2025 तक के अपने मार्केट की बात करें, अगर उस समय की वो 2-3 महीने की वोलेटिलिटी हटा दें, तो पीपल हैव मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। सो पब्लिक को हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म समझना चाहिए रादर देन की शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के हिसाब से। यही मैं हिदायत दूंगा इन्वेस्टर्स को कि यस, एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे अननोन्स हैं। ठीक है, वो तो खैर वैसे इक्विटी का नेचर भी है ना, वोलेटिलिटी। लेकिन आपने 2 सेक्टर्स का जिक्र तो यहाँ पे कर दिया, एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा आपने ऑटोमोबाइल की बात की। पर फिर भी अगर हम और मैं जानना चाहूँ आपसे, तो और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? करेक्ट। सो देखिए, अगर मैं इसमें और देखूं तो ऑटो एंसिलरीज के साथ साथ ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरीज की भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है, राइट। डोमेस्टिक फार्मा, पॉकेट्स ऑफ डोमेस्टिक फार्मा अच्छा कर रहे हैं। हमारी पावर डिमांड अगर आप लास्ट 2-3 महीनों में देखो, एक बार वो गिर गई थी, वो पावर डिमांड भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सो पावर जनरेशन स्पेस कैन डू वेल। सो व्हाट हम लोग अभी कैसे देख रहे हैं, BFSI, ऑटो, पावर जनरेशन सेक्टर्स एंड ऑल, एंड डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी, ये सेक्टर्स हमें पॉजिटिव दिखते हैं, एंड वी विल वेट एंड वॉच फॉर द एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर। अच्छा, मुझे वो बताइए, वैसे जब हम बात करते हैं फंड की, इस कैटेगरी की रादर, तो अधिकतर स्कीम जो होती हैं वो BFSI होती हैं, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आपने लॉन्च किया है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो एक तो क्या वजह है, क्या ये एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से अलग होगा, और क्या ये सही समय है? हालांकि आपने पहले ही कहा कि इस थीम में, इस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, पर फिर भी क्या ये सही समय है एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लॉन्च करने के लिए? करेक्ट। सो देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि इस फंड का नाम फाइनेंशियल सर्विसेज फंड क्यों है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों नहीं है? ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूं, 2005 में ओवरऑल BFSI का मार्केट कैप था 1.8 ट्रिलियन। 1.8 ट्रिलियन का मार्केट कैप था, जिसमें 1.2 ट्रिलियन था बैंक्स। ओके। आज की डेट में 2025 में टोटल जो BFSI का मार्केट कैप है वो 91 ट्रिलियन, 91 ट्रिलियन। और 91 ट्रिलियन में अब जो बैंक्स का शेयर है, उस समय 80% हुआ करता था, 1.2 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 1.5, अभी वो है 55%। ओके। सो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, योर कैपिटल मार्केट, आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आपकी फिनटेक कंपनी, आपके बैक ऑफिस कंपनीज, उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दी है। ठीक है, सो बैंक्स भी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, ऐसा नहीं है कि इस फंड में बैंक्स नहीं हैं, बैंक्स हैं, मगर ये फंड का नाम FSI रखने का ये फंड का नाम FSI रखने का
यूज ये है कि फिनेंशियल सर्विसेज एक ब्रॉड इंडेक्स है। ठीक है। जब मैं बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज बोलता हूं तो पब्लिक और इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि ये लार्जली बैंक्स में ही करेंगे। ओके। फिनेंशियल सर्विसेज एक ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है। वो ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप देखो 91 ट्रिलियन 91 ट्रिलियन का मार्केट कैप है और उस 91 ट्रिलियन के मार्केट कैप में अनुमानन 40 से 45% आपके अपार्ट फ्रॉम बैंक के मार्केट कैप है। सो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है और ये सब चीजें, ये मेरा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स आपके बैंक्स के साथ साथ, आपके एनबीएफसी के साथ साथ, कैपिटल मार्केट के साथ साथ, इंश्योरेंस के साथ साथ फिनटेक्स इंक्लूड करेंगे और जिन्हें मैं फिनेबलर्स कहता हूं, जो आपके बैंक्स और एनबीएफसी को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लोन डिसबर्सर, वो मेरे हिसाब से फिनेबलर्स कहे जाते हैं। वो फिनेबलर्स को भी इंक्लूड करूंगा। ओके, सो यू मीन कि एफएसआई में लैंडिंग के अलावा यस बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस हैं जहां पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं Exactly. और फ्यूचर में यहाँ पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो इसके लिए आपने इसका नाम जो है एफएसआई रखा है। पर इसमें बैंक्स भी हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो हालांकि सेक्टरल फंड होता है बीएफएसआई, लेकिन यहाँ पे पूरी थीम है और आप कह रहे हैं उसमें से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं लैंडिंग के अलावा, बाकी भी उसका भी इंक्लूड करेंगे। तो हम बात करते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की। तो अक्सर देखा जाता है कि मोतीलाल ओसवाल की जो स्कीम्स हैं वहां पर पोर्टफोलियो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, फोकस्ड अप्रोच होती है। तो क्या इस स्कीम में भी आपकी जो अप्रोच है वो फोकस रहेगी? किस तरह से मतलब पोर्टफोलियो यहाँ पर डिजाइन होगा? आपका क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है? तो उसको भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। करेक्ट। सो यस, इसमें भी लार्जली फोकस होगा। हाई कन्विक्शन 20 से 25 स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे और हमारा जो अप्रोच होगा, ऑब्वियसली बैंकिंग का थीम टॉप डाउन पे तो चलता ही है, मगर बॉटम अप पे भी आपको बहुत सारे स्टॉक पिकिंग करने पड़ते हैं। यस, 20 से 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहेगा और हमारा जो स्टाइल है ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन। सो वो हमारा एक स्टाइल रहेगा, इसमें भी ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन। और जैसा कि आपने कहा कि कैसे मैं रिस्क मैनेज करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैं एक सवाल दोहरा देता हूँ। ये सवाल बहुत आता है कि हालांकि देखिए आप दो तरह देख सकते हैं, एक ये कि कॉन्सेंट्रेटेड है, दूसरा ये है कि फोकस अप्रोच है ना। दोनों बात एक ही है बट वो उसका पर्पस डिफरेंट है। करेक्ट। तो जब फोकस अप्रोच लेके चलेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक्स कम होंगे। तो कई बार ये सवाल उठता है कि जब पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड नहीं है और रिटर्न्स भी इसलिए बनते हैं क्योंकि अप्रोच फोकस्ड है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि आप क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रोथ आपका ऑब्जेक्टिव है ना, इसके लिए। पर रिस्क मैनेजमेंट पर स्पेसिफिकली मुझे आप एक्सप्लेन थोड़ा करेंगे तो बेहतर। तो देखिए बैंकिंग में क्या होता है ना, मेरा जो इस फंड का बेंचमार्क है वो एनएससी फाइनेंशियल सर्विसेज है। ओके। एनएससी फाइनेंशियल सर्विसेज में अनुमानन अराउंड 65% से 70% तक लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। ठीक है। अब कैसे मैं अपना बेंचमार्क रिटर्न भी मैनेज करूं और रिटर्न से भी अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करूं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को ग्रोथ वर्सेस रिस्क, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रिस्क को मैं मैनेज करूंगा अपने 40 से 45% लार्ज कैप एलोकेशन में, ठीक है, और ग्रोथ और रिटर्न को मैं मैनेज करूंगा अपने मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर। कि आप बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो भी ना बना दो और बहुत ज्यादा आप लार्ज कैप पोर्टफोलियो भी ना बना दो। अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप बोल रहे हो कि नहीं मैं रिस्क को देख रहा हूँ। हमारा मोतीलाल का अप्रोच ग्रोथ फर्स्ट, ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन। तो उस केस में आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि जो आप ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो भी नहीं बनाए और ज्यादा ग्रोथ अग्रेसिव भी नहीं बनाए। ऑब्वियसली ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर मैं 45% 50% मिड कैप स्मॉल कैप ले रहा हूं तो अग्रेसिव है, बेंचमार्क से तो काफी अग्रेसिव हो गया है, मगर ओवरऑल मैं इसको मैनेज भी कर रहा हूं अपने लार्ज कैप एक्सपोजर के। संदीप जी वो बताइए कि आप रिस्क लेने में बिलीव करते हैं तो अपने पर्सनल लाइफ में मतलब, क्योंकि एक देखा जाता है कि आपका जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं, स्टाइल होते हैं, वो आपके काम पर भी दिखाई देते हैं। तो फंड मैनेज करते हैं वो प्रोफेशन हो गया। करेक्ट। तो ऐसा कोई बड़ा रिस्क आपने लिया हो और सोचा कि रिस्क लिया और उसका बहुत फायदा हुआ है ना? तो ऐसा कुछ याद आता है आपको? मैं बॉर्न एंड बॉट अप कैलकाटा हूँ। ठीक है। 2006 में मैंने अपनी कैलकाटा से पढ़ाई करके 2006 नवंबर में मेरा सीए बैच आउट पास हुआ। 2007 अप्रैल में मैं बॉम्बे आ गया। ठीक है। अब बॉम्बे में जिस दिन पहले दिन आया उस दिन मैं लोकल ट्रेन में बैठा था और लोकल ट्रेन से गिर गया था। और मेरे यहाँ पे एक चोट लगी थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने बोला कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वापस कलकत्ता आ जाओ। ठीक है। मैंने बोला कि नहीं,
मुझे इस सिटी में अपना एक रिस्क लेना है। बहुत अच्छी प्रोफाइल मिल रही थी क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऑडिटर की बहुत अच्छी प्रोफाइल मिल रही थी। मैंने मार्केट में जाने का सोचा और मैंने एक रिस्क लिया कि मुझे इक्विटी मार्केट अच्छा लगता है। और मैंने, क्योंकि बॉम्बे में ही मैं इक्विटी मार्केट उस समय अच्छे से कर सकता था, तो मैं बॉम्बे में रहा और बॉम्बे में मैंने एक छोटे से ब्रोकर के यहाँ स्टार्ट की थी नौकरी। ठीक है, तो वो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी कि नहीं मुझे इक्विटी में ही कुछ करना है, मुझे अपने घर में जाके कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है। अदरवाइज आर्टिकल या ऑडिट के जॉब पे बैठ के सीए हूँ, रिस्क टेकिंग नहीं थी और काफी कुछ मिल सकता था, बट मैंने ये रिस्क लिया। 4-5 सालों तक मैंने, उस समय लेमन ब्रदर्स हो गया, फिर 2007-2008 में लेमन ब्रदर्स हो गया, लेमन ब्रदर्स के बाद फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए उस वक्त पर। हाँ, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस हुए और फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे फिर इक्विटी मार्केट में हमने देखी कि बहुत बड़ी मंदी आई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मगर मैंने अपने आप को मैनेज किया कि नहीं मुझे यहाँ पे ही रहना है। सो दैट रिस्क आई थिंक नाउ पेड ऑफ। आपने तो शुरुआत ऐसे टाइम पर की है जबकि मतलब एक बड़ा, उसे करेक्शन भी नहीं कहेंगे, वो तो खैर एक क्रैश था, क्रैश और बहुत लंबा चला था, बहुत लंबा है चला ना? था, बहुत लंबा चला। तो आपकी तो शुरुआत ही ऐसे टाइम पर हुई है। चलिए, आपने रिस्क की तो बात बताई, अब मुझे बताइए कि मैनेज करना कैसे सीखा आपने उसमें से। तो रिस्क तो आपने ले लिया और डिसाइड किया कि रिस्क लेकर ही आगे बढ़ना है, ठीक है, बट मैनेज करना भी उसमें कुछ लर्निंग हुई होगी, तो वो क्या उसमें किया फिर आप? देखिए, मैनेज करने में अगर आप देखोगे ना तो लर्निंग ऐसी थी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो देखिए, अगर मैं कलकत्ता से यहाँ आया हूँ, यहाँ आके मैंने इसे किया, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो दिखी रही। बिल्कुल। अब मैनेज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेज अपने घर वालों को करना। ठीक है, किस तरह से उनको मैनेज करके चलना है, कैसे किस तरह से चलना है। तो पहले अगर आप, इफ यू आर वेरी गुड एट योर पर्सनल स्किल, यू विल बी गुड एट योर प्रोफेशनल स्किल, ये मेरा मानना है रादर। और मैनेज आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ साथ आपकी दिनचर्या को भी करनी है। ठीक है, ठीक है, तो आपको एक बैलेंस अप्रोच करना पड़ता है उसमें। ठीक है, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, आपको अपनी कंपनी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। आपके आवर्स लॉन्ग हो जाते हैं काम करने के लिए, बट उतना ही आपको फोकस देना पड़ता है अपने आप को। सो अब इस चीज को मैं मैनेज कैसे करूं? अगर मैं रिस्क को मैनेज कर रहा हूं तो मुझे रिवॉर्ड बढ़ा देना पड़ेगा। अब अगर रिवॉर्ड बढ़ा देना पड़ेगा तो मेरे को अपनी जो एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी, अपनी जो एबिलिटी है रीडिंग एबिलिटी, उसको और आपको शार्पन करना पड़ेगा। सो पिछले 15-20 सालों से मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि उसको शार्पन करके, जो चीज़ मुझे पढ़ने में पहले आधी घंटा लगती थी, अब उसको मैं शार्पन करके कि 20 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। फास्ट रीडिंग करते हैं, फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। फास्ट रीडिंग करके आप उसको कितने जल्दी आप उसको आप अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप फास्ट रीडिंग करो, आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो उसको। वही एक आर्ट है, वही आपके, वो एक ऐसी चीज़ है कि हर दिन आपको एक इम्प्रूव करने की, आपको एक चेतना देता है, हर दिन इम्प्रूव करने की चेतना देता है आपको कि नहीं अभी मेरे को ये अपनी स्किल्स मूव करनी है। सो मैनेज करने का तरीका ऐसा है कि अगर आप समझ में आ गया कि आपको यही फील्ड करना है, तो उस फील्ड पे आप और कितना अपनी स्किल्स आप कर सकते हो टू मैनेज योर प्रोफेशनल, योर फंड्स, योर पर्सनल लाइफ अलॉन्ग विद इट। वंडरफुल। तो मैं फंड की बात करता हूँ। अभी जैसे अगर मैं पूछूं कि आप मतलब ग्रोथ के लिए डेफिनेटली आपने कहा सही स्टॉक्स का सिलेक्शन करना, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, तो टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि स्टॉक्स पे अच्छे सेलेक्ट होने चाहिए। और अब मैं पूछूंगा आपसे कि रिस्क मैनेज क्या करने के लिए क्या करते हैं, तो अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, वो तो कॉमन चीज़ है, बट फिर भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा देखा जाए तो भले ये फंड तो नया है, बट आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, तो ऐसे में यदि कभी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि कुछ और किया जा सकता था, नहीं किया है, करना चाहिए, तो कैसे आप बदलाव करते हैं, उस रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपने पर्सनल लाइफ में अच्छा एक्सप्लेन किया और मुझे उम्मीद है, मैं ये बात समझता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से भी, कि हम पर्सनल लाइफ में जैसा करते हो हमारे काम पर दिखाई देता है। तो आप स्टॉक सिलेक्शन पर इस तरह से कभी मैनेज करना हो या किया हो, कुछ चीजें करते हैं, तो वो कैसे आप रिस्क पर फोकस करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं? करेक्ट। तो मतपाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपका क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई सेलेक्ट किया स्टॉक, नहीं चला या बहुत चल गया, तो आपकी एग्जिट रूट क्या है? बहुत चल गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जिट रूट क्या है? ठीक है, पहले बात करते हैं बीएफएसआई सेक्टर की। अब बीएफएसआई सेक्टर में आपके हर एक सेगमेंट, लाइक बैंक्स, एनबीएफसी, एसएफबी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, एक्सचेंजेस, फिनेबलर्स, सबके एंट्री और एग्जिट रीजंस इज वेल थॉट ऑफ। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक्स एंड एनबीएफसी में आपके एनपीए का रिस्क बढ़ता है
और समझ में आता है कि इंडस्ट्री वाइड एनपीए इंक्रीज हो रहा है, सो आपकी अर्निंग पे भी इंपैक्ट आती है, आपके मल्टीपल पे भी इंपैक्ट आती है। उस समय आप अपने पोर्टफोलियो पे कॉल लो कि बॉस मेरा इंडस्ट्री में एनपीए रिस्क इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट एनपीए हो, चाहे वो रिटेल एनपीए हो, चाहे वो पर्सनल एनपीए हो। आप उस समय कॉल लो कि मेरी कौन सी कंपनीज इसमें सबसे ज्यादा लीवरेज्ड है, वहां पे मेरा अर्निंग इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिखेगा। ठीक है। आपको फिर उसमें एग्जिट कॉल लेना है। अब वो एग्जिट आपको पार्शियली लेना है, एग्जिट आपको फुल्ली लेना है, ये डिपेंड करता है कि कितने अर्निंग कट आप एस्टिमेट कर रहे हो उस पर। उस समय आपके अर्निंग कट के साथ साथ मल्टीपल कट भी होता है। ये तो समझ में आया हमें बैंक और एनबीएफसी की। ना हम समझते हैं कैपिटल मार्केट का, इंश्योरेंस का है ना। इंश्योरेंस का एग्जिट पॉइंट होता है अगर आपके ग्रोथ में स्लो डाउन है, और कैपिटल मार्केट का एग्जिट जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका आपके एग्जिट पॉइंट होता है अगर आप मार्केट शेयर लूज कर रहे हो या आपके इनफ्लोज में कोई प्रॉब्लम आई है। अगर आपके इनफ्लोज कम हो जाती है तो आपकी अर्निंग पे इंपैक्ट आता है। सो लार्जली जो कॉल होता है एग्जिट का, वो हम इस तरह से देखते हैं सब सेक्टर्स में भी, सेक्टर्स में भी, और आप आर्ट फ्रॉम बीएफएसआई सेक्टर में कि मेरे अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। आने वाले 1 साल, आने वाले 6 महीने, आने वाले 2 साल में अगर मुझे दिख रहा है कि मेरी अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल्स आ रही है, तो आप उस समय कॉल लेते हो अपने स्टॉक्स पे, और आप उस समय कॉल लेते हो कि इसको अगर फुल्ली एग्जिट करना है कि पार्शियली एग्जिट करना है। फिर आप रिलेटिव कॉल लेते हो, फिर आप कैश कॉल लेते हो। सो इस तरह से आप उसका एग्जिट एंट्री पॉइंट मैनेज करते हो। और एफएसआई इटसेल्फ इज अ साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये मेरे प्रेजेंटेशंस में भी लिखा है कि आई विल फॉलो अ साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि क्या होता है साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग। सो आप देखो एफएसआई में एक होता है अर्ली साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग, मिड साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग, लेट साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग। जो आपके अर्ली साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, जैसे आपके इंटरेस्ट रेट के सिनेरियोस चालू हुए, है ना। अब जब इंटरेस्ट रेट कट चालू होते हैं तो आपके जो सबसे अधिक लीवरेज प्लेयर हैं, जिनके कॉस्ट ऑफ फंड सबसे ज़्यादा है, वो बेनिफिट करेंगे। वो आपके हो गए लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग में। तब आप उस समय अर्ली रेट कट साइकिल वाले सेगमेंट को ऐड करो पोर्टफोलियो में। फिर आता है एक मिड कट साइकिल, मिड साइकिल। मिड साइकिल में आपके जो इंटरेस्ट रेट है आइदर वो फ्लैट है, काफ़ी दिनों तक फ्लैट है, तो उस समय आपके जो स्टेबल बैंक्स हैं, जो आपकी स्टेबल कंपनियां हैं, आप उसमें जाके इन्वेस्ट करो। फिर होता है एक लेट साइकिल, जब आपके इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ऊपर जा रहा है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो फी बेस्ड इनकम वाले मॉडल पे। सो ये जो सेगमेंट है, ये जो थीम है, ये आपको फॉलिंग रेट सिनेरियो, स्टेबल रेट सिनेरियो और राइजिंग रेट सिनेरियो, और सब कुछ ड्राइवर सबके अलग अलग है, और साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग में आपको बेनिफिट देता है। सो ये एफएसआई पे है। बाकी ओवरऑल तो अर्निंग डाउनग्रेड, अर्निंग अपग्रेड, दैट इज व्हाट वी जनरली फॉलो, and based on that we take a relative call and absolute call. Okay. अच्छा, देखिए आप तो अलग तरह के फंड्स मैनेज करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक सेक्टर्स की बात है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपकी ओपिनियन के हिसाब से ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, ये इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो में रहना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से, ये एक टैक्टिकल एलोकेशन के हिसाब से सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रहना चाहिए? क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बात की कि थीम्स, सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं, बट अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये तो बैकबोन है एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी की। वेरी ट्रू। तो आप क्या मानते हैं कि इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से इसे अपने पोर्टफोलियो में रख ले या फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मतपाल जी, और ये कंफ्यूजन बहुत सारे इन्वेस्टर को होगी। सो इसके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि 2010 में जो बीएफएसआई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में था, ठीक है, विच वाज समवेयर अराउंड 16%, और आज की डेट में 2025 का मैं बात करूँ, सो बीएफएसआई सेक्टर का पैट कंट्रीब्यूशन और निफ्टी 50 33%। ओके, डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और सेम आपके मार्केट कैप का शेयर भी डबल हो गया। 12% मार्केट कैप हुआ करता था 2010 में, आज की डेट में है वो समवेयर अराउंड 24% ओवरऑल। और बीएफएसआई जब आपके 30-32% आपके प्रॉफिट की है, ठीक है, और ये सेगमेंट जो है वो ग्रो होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड स्टिल है। आपके इस सेगमेंट में कई सारे टेल भी निकलते जा रहे हैं, जैसे बैंक्स और एनबीएफसीज तो हैं, आपके फिनटेक्स आ गए लास्ट 4-5 सालों में, आपकी एएमसी के नंबर ऑफ एएमसी शेयर्स इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज हो गई है, आपके फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं एंड दे आर बिकमिंग वेरी बिग नाउ, ठीक है।
सो ये सेक्टर में आपको इतना बड़ा टेलविंड दिखता है ग्रोथ का, और हमारा पेनिट्रेशन लेवल अभी कुछ भी नहीं है। अगर मैं ओवरऑल सब सेगमेंट की पेनिट्रेशन लेवल की बात करूं, तो मेरे विचार में इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो में बेस्ड ऑन हिज रिस्क, बेस्ड ऑन हिज एपेटाइट एंड बेस्ड ऑन हिज रिटर्न एक्सपेक्टेशन, एक कोर पोर्टफोलियो BFSI थीम का होना चाहिए। क्योंकि ये सेक्टर का, अगर मैं आपकी अर्निंग की भी बात करूं, वो भी डबल हो गई है, और इस सेक्टर में नंबर ऑफ कंपनीज भी इंक्रीज हो रही है। और एज ए आपने बोला कि बैंकिंग इज अ बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, सो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में तो ये होना ही चाहिए, बेस्ड ऑन द कस्टमर रिस्क, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर प्रोफाइल। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कब एग्जिट करना है, क्योंकि थीमेटिक और सेक्टरल का एक ही प्रॉब्लम है कि सही टाइम पर एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट। क्योंकि अगर आपने स्विच नहीं किया दूसरी थीम में, तो हो सकता है जो आपने परफॉर्मेंस देखी है वहां पर आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। बट इस अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो आपको लगता है कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। करेक्ट, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें। बिल्कुल। अब दूसरी बात पे आते हैं, इस वक्त पर मार्केट में उतार चढ़ाव काफी है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो निवेशकों को क्या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर उनका होराइजन लॉन्ग भी है? क्योंकि एक बात तो तय हो गई कि अपने लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या उन्हें लमसम कर देना चाहिए, ये स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए? और लॉन्ग टर्म में SIP तो सुटेबल रहेगी, लेकिन लमसम के लिए मुझे बताइए कि सही समय है कि नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है कि जो ये मेरे फंड की डेट है वो 27 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक है। उस समय 1 फरवरी को आपके बजट के अनाउंसमेंट भी आ जाएंगे, गवर्नमेंट की कितनी बोरोइंग है, नई बोरोइंग है, सब आपके निकल आ जाएंगे। 15-20 दिन बाद आपके हो सकता है कि जब, और मुझे उसके बाद 1 महीना मिलता है पूरा डिप्लॉय करने का, विदिन 1 मंथ आई कैन डिप्लॉय। ठीक है। उस समय बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, आई एम अज्यूमिंग कि उसके कुछ आंसर आए, अपनी जो टैरिफ वाली जो भी अपना लोग जैम है, हो सकता है कि उसके कुछ आंसर आए, और उसके बाद आप धीरे धीरे Q4 और Q1 की तरफ बढ़ने चालू हो जाओगे। ओवरऑल थिंग्स में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस सबकी अभी इन लाइन हो गई है, तो अर्निंग्स में मुझे दिख रही है। सो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फंड में, जैसा कि आपने बोला, SIP आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके देता है। लमसम आप देखते हो कि मेरा टाइमिंग सही है कि नहीं, और लमसम आप देखते हो कि इस टाइम पे मैं डालूं कि नहीं डालूं। सो मेरे पास टाइमिंग का एक थोड़ा सा एडवांटेज है। ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइमिंग का एक थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि बहुत सारी नॉइज खत्म हो जाएगी, और मेरे पास पूरा 1 महीने का टाइम रहेगा आफ्टर द फंड डिप्लॉयमेंट ऑल्सो। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनको पता है कि 3 साल 5 साल एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के एक जनरली एक मिनिमम 3 साल 5 साल को आपको होल्डिंग देखनी चाहिए, फंड है तो उनके लिए मैं ये भी बोलूंगा कि आप लमसम में भी डालो। राइट, आप लमसम में भी डाल सकते हो, बट आपका होराइजन, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि 3 साल 5 साल का व्यू होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को थोड़ा, वो तो इक्विटी ही, वो तो आप थीम और सेक्टर छोड़ दीजिए। अगर आपको 3 साल से कम करना है तो उसके लिए आपके पास हाइब्रिड फंड्स, डेट फंड्स हैं, बहुत सारे। लॉन्ग टर्म करना है तो डेफिनेटली तभी आपको सोचना चाहिए। बट जो सवाल मेरा था स्पेसिफिक, वो आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि क्योंकि आपके पास टाइम है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो एक निवेशक सोचता है कि मैं अपने हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में करूंगा, वही आप भी कर रहे हैं कि उसे धीरे धीरे करके और सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। वंडरफुल। तो आपने सभी बातें मार्केट के बारे में भी, इस सेक्टर के बारे में पूरी बताई, और आप कैसे मैनेज करेंगे ये भी आपने बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी आपने शेयर की है ये बहुत ही काम आएगी, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो निवेशक थोड़ा घबरा जाते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है कि आगे क्या दिशा और दशा रहेगी और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का जो डिस्कशन रहा मेरे हिसाब से ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आप फंड मैनेज करते हैं, बहुत ही एक जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है, लेकिन मैं अगर जानना चाहूँ पर्सनल लाइफ के बारे में, सुबह उठकर सबसे पहले क्या आप टी, कॉफ़ी, उस पर आपका ध्यान जाता है, या फिर सबसे पहले मार्केट आउटलुक? मार्केट अपडेट, मेरा मार्केट अपडेट, या सो मतपाल जी, अगर मैं ऐसे देखूं तो जनरली मैं 5 बजे उठ जाता हूं सुबह। अच्छा। और 5 बजे से लेके 6:30 पौने 7 बजे तक जो भी मेरे मेल्स वगैरह हैं, जो भी मार्केट और जो भी ग्लोबल न्यूज़ हैं, उसको पूरी कवर करता हूँ। उसके बाद फिर ऑफिस
की तरफ बढ़ना चालू करता हूँ और फिर अपने दिन भर में कंपनी मीटिंग्स हो जाती हैं, दिन भर में आपके एनालिस्ट विजिट हो जाती है ना। रही बात चाय कॉफ़ी की, दोनों ही चीज़ नहीं पीता। आप बहुत फिट दिखाई देते हैं, काफ़ी फिट हैं, तो फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मेरा ये मानना आपने है, कहा भी 5 जुड़ जाते हैं हाँ, आप तो। मेरा ये मानना है कि दिन भर का 30 से 45 मिनट हर इंसान को अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। वो 30 से 45 मिनट में आप अपने परिवार के साथ रहो, आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, पर दिन भर का 30 से 45 मिनट आपको अपने लिए निकालना पड़ता है। यही 30 से 45 मिनट मैं ऑफिस से घर जाके अपने लिए निकालता हूँ, और वो 30 से 45 मिनट में या तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ या तो उस समय थोड़ा योगा करता हूँ। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर सुबह आप 15 मिनट करो या शाम को आप 15 मिनट करो, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, अपने शरीर के लिए, जो कि जो मैं फिट रहने की कोशिश करता हूँ। ये लार्जली जो मैं बैलेंस करके चलता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपना शरीर, और दिन भर का 30 से 45 मिनट हर जन को अपने लिए एक बार निकालना चाहिए। ये मेरा एक सबसे सजेशन। इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो और आपकी लाइफ भी बैलेंस होनी चाहिए। मैं अगर पूछूं आपसे एक बात, क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत फास्ट पढ़ते हैं, तो कोई ऐसी बुक जिसका आपके लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो? जो मैंने सबसे पहले बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम था द एल्केमिस्ट, और वो एल्केमिस्ट में आपको ये बताया गया था कि अगर आपकी कोई डिज़ायर है और अगर आप उसको चाहो तो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से आप उस डिज़ायर को ले आके आ सकते हो। और इसमें ये भी बताया था कि अगर आप अपने दिमाग को थोड़ी दिन के लिए भी खाली रखते हो, थोड़ी देर के लिए भी खाली रखते हो, तो आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स आने चालू हो जाते हैं। वो बुक ने मुझे इतना प्रभावित किया था। और उसके बाद मैंने एक दूसरी बुक पढ़ी थी जो कि बहुत ही फेमस है, द सीक्रेट, और उस सीक्रेट में भी मुझे यही बताया गया था। अगर मैं ऐसे बात करूं कि 2007-8 में जो मैंने ये दोनों बुक पढ़नी चालू की थी, और वहां से अगर मैं अपने आप को देखूं तो वो दोनों बुक पढ़ने में मुझे जितना टाइम लगा था, आज मैं अगर वो सोचता हूँ कि इतना टाइम मुझे वो दोनों बुक पढ़ने में लगा था, और उसके बाद से जो मेरी पढ़ने की इंटरेस्ट पैदा हुई, जो मेरी लर्निंग की इंटरेस्ट पैदा हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट टू बुक, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड हैज सजेस्टेड मी दिस फर्स्ट टू बुक इन 2006-2007. So I'm thankful to him, and from there onwards those two books have changed my life in terms of my thinking. वंडरफुल। तो अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि हमारे व्यूवर्स के लिए कोई अगर एक बुक आप रेकमेंड करना चाहें, चाहे इनमें से कोई हो या फिर उनको वेल्थ क्रिएट करनी है उसके लिए कोई सजेशन हो, तो एक बुक का नाम कौन सी होगी? वो एक बुक है जो वेल्थ जनरेशन के लिए, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, एक बुक है डेट कंपनीज वॉकिंग, राइट, वेरी गुड बुक इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेटिव, कि बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है उन कंपनियों की जिस कंपनियों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ी है। इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, द आर्ट ऑफ लेटिंग इट गो, जस्ट 2 दिन पहले फ्लाइट में ही स्टार्ट की है, बट इनिशियली थिंग्स वो दिखा रहा है कि कैसे आप अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कर सकते हो। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग बुक, लेट्स सी। आपने फ्लाइट का जिक्र किया तो एक और आप जानना चाहूँगा कि वेकेशन पे जाते हैं आप, तो कौन सा आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है जहां आप एक से ज़्यादा बार जाना पसंद करेंगे? ये थोड़ा पर्सनल है, बट फिर भी मैं बताता हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कलकत्ता का हूँ, तो जब भी वेकेशन की बात आती है तो मैं अपने परिवार वालों को बोलता हूँ एक बार कलकत्ता चलते हैं। अच्छा, तो कलकत्ता आपका सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय, बिकॉज मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ से हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ टाइम स्पेंड करना। बट आई हैव अ डॉटर, शी इज इन 9th, आई हैव अ सन, he is in 4th, and उनके अपने कुछ ख्वाहिश रहती है कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो कलकत्ता पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद। वंडरफुल, आपने बहुत सी अच्छी बातें बताई। मुझे उम्मीद है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपकी पर्सनल चॉइसेस से भी व्यूवर को कुछ लर्निंग मिलेगी, क्योंकि आपका फंड मैनेजमेंट का बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस है। और मैं एक बात मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति फंड अच्छे से मैनेज करता है तो डेफिनेटली, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्क भी मैनेज करना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बैलेंस मेंटेन करना है, तो काफ़ी कुछ लर्निंग हो सकती है, मिलती है। सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मतपाल जी, धन्यवाद। तो आज हमने संदीप जैन जी से चर्चा की मार्केट के बारे में, उनकी पर्सनल चॉइसेस, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और
स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इसको वो कैसे मैनेज करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जैसा संदीप जी ने कहा कि इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी दिखाई दे रही हैं, तो यदि आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन कम है या नहीं है तो आप इस स्कीम में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का एनएफओ 27 जनवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक ओपन है, और ये एक ओपन एंडेड फंड है जो एनएफओ क्लोज होने के बाद भी फिर से कंटिन्यूअस सेल परचेज के लिए ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें लमसम में भी निवेश कर सकते हैं जैसा संदीप जी ने कहा है, क्योंकि यहां पर भी लगता है कि ये सही समय है, और एसआईपी के लिए तो हर समय सही समय होता ही है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।